Hello everyone, good evening. Welcome to Officer Adda 24/7 and to the first session of Lakshya JIB May 2024 AFM Most Important Questions Module A Class 1. तो ये सीरीज 6:30 बजे से होगी रेगुलरली हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, दैट इज ऑफिसर अड्डा 24/7 और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं मॉड्यूल ए के क्वेश्चंस. ये नेक्स्ट 12 to 13 डे सीरीज चलेगी जहां पर हम मॉड्यूल ए के सारे ए क्लास क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि बेस्ड होंगे आपके मैकमिलन बुक के. आज ही आप क्वेश्चन का लेवल देखकर समझ जाएंगे कि क्वेश्चंस में जरूर कुछ खास है और अगर आपने इस सेशन को मिस करा तो आप बहुत इंपॉर्टेंट चीजें क्वेश्चंस टॉपिक को मिस करने वाले हैं. इस सेशन में मैं आपको एमसीक्यू करवाऊंगी और एमसीक्यू के थ्रू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज करवाऊंगी. ठीक है, बट आगे बढ़ने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट जल्दी से इस सेशन के लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिए अमंग ऑल योर टेलीग्राम ग्रुप, योर फेसबुक ग्रुप, योर व्हाट्सएप ग्रुप. ये सेशन उन सभी के लिए काफी यूजफुल है जो कि जेआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ मे और फॉर द नवंबर. राइट, तो अगर आप अर्ली प्रिपरेशन कर रहे हैं, नवंबर की प्रिपरेशन भी अगर आपने अभी स्टार्ट करी है, देन दिस सेशन इज रियली यूजफुल. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्लास है और जल्दी से इस सेशन को लाइक कर दीजिए. वाई? बिकॉज आफ्टर सीइंग द क्वेश्चन यू विल फील दैट यू हैव टू लाइक इट. इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि एग्जाम से पहले आप इस सेशन को मिस ना कर जाओ. अभी ही लाइक करके रख लो जिससे ये आपको आगे तक मिलता रहे. आपने अगर लाइक करा तो ये आपकी लाइक वीडियोस में जाके सेव हो जाएगा. स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से. पहला क्वेश्चन कहता है व्हाई इज अकाउंटिंग ऑफन रिफर्ड टू एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस? Because it uses a complex system of symbols and terminologies unique to business experts. Because it exclusively deals with the calculation of profit and loss in various languages. Because it is a regulatory requirement for all the business to communicate in accounting terms. The purpose of accounting is to communicate or report the result of business operation and the financial health of the organization. चलिए, तो यहां पर आके मैं आपको समझाती हूं. आपसे बोला गया है कि क्यों अकाउंटिंग को रिफर किया जाता है एज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. देयर माइट बी सम रीजन बिकॉज ऑफ विच और ड्यू टू विच हम अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बोलते हैं. ये मैं आपको आसान शब्दों में समझाती हूं. जैसे आप जब कभी अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिलते हो तो बोलते हो काम वाम कैसे चल रहा है तेरा, है ना. लेट्स से आपका जो फ्रेंड है उनका खुद का बिजनेस है, अपना व्यापार है. आप उसे बोलोगे तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है, प्रॉफिट होता है, पैसा आ जाता है एंड सो ऑन, सामान वामान बिक रहा है वहीं पर, या फिर रेंट निकल जाता है ना, कुछ पैसा बच जाता है एंड सो ऑन. बट वहीं पर अगर आपके दो फ्रेंड्स जो बिजनेस रन करते हैं वो आपस में मिलते हैं, वो बोलते हैं यार तुम्हारा टर्नओवर कितना रहा, या फिर तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है, एबिटा कितना है, एंड यू विल बी लाइक टेकन बैक, यार ये कौन से शब्द हैं. क्यों? क्योंकि ये लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है. When you are talking about a business में अपने कुछ शब्द होते हैं, अपनी लैंग्वेज होती है और उसी के लिए अकाउंटिंग का निर्माण किया गया. अकाउंटिंग बिजनेस की भाषा है. ऐसा क्यों किया जाता है? So that इससे क्या होगा, कम्युनिकेट करना आसान हो जाएगा. बिजनेस के ऑपरेशंस जो हैं, कम्युनिकेशन उनका, रिजल्ट्स का, रिपोर्ट का आसान हो जाता है. तो पर्पस क्या है? अकाउंटिंग इज टू कम्युनिकेट और रिपोर्ट द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन एंड द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. बहुत ज्यादा जरूरी है कि कॉमन वर्ड्स या फिर स्टैंडर्डाइजेशन, यूनिफॉर्मिटी होना. यूनिफॉर्मिटी का एक फायदा ये होता है कि हम कंपैरिजन कर सकते हैं इंट्रा एंड इंटर ऑर्गेनाइजेशन. Right? So, why is accounting often referred as to language of business? Because the purpose of accounting is to communicate or report the results of the business operation and financial health of the organization. तो आंसर क्या होगा? Option number D. Moving ahead to the next one. Question number 2. What is the primary objective of financial statement? To detail the company's marketing strategy and future, to provide information about the financial position, performance and changes in financial position of an enterprise, to record the personal financial information of the company's director, to outline the company's product development and innovation strategy. क्या होगा राइट आंसर? उद्देश्य पूछा गया आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है. अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें, इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें यानी उद्देश्य की बात करें, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली क्या है? ये हमारे पैसे से रिलेटेड डिटेल्ड स्टेटमेंट्स हैं जो किसके बारे में बताती हैं? जो कि बताती है हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में
उसके फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, अगर चेंजेस किए गए हैं फाइनेंशियल पोजीशन में उसके बारे में, कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स है ड्यूरिंग द ईयर, कोई ऐसी चीजें हुई हैं जिसको हमें बताना पड़ेगा अपने स्टेक होल्डर्स को, तो उसके बारे में. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बेसिकली these are the compilation of 4 to 5 things all together which are called as financial statements. और जब भी हम financial statements के बारे में बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई financial statements should give us true and fair view, है ना. financial statements का क्या काम है कि वो हमें true और fair view दे. किस चीज का true and fair view दे? about the business organization, its position and its performance. correct? तो right answer क्या होगा? to provide information about the financial position. यानी यहां पर ये बैलेंस शीट के बारे में बात कर रहे हैं. फाइनेंशियल पोजीशन किससे पता चलती है? बैलेंस शीट से. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस P&L से. एंड चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन विद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. ठीक है, तो यहां पे आपको सारी डिटेल किससे पता चल जाती है? इससे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. A dash is a wider concept and includes dash. Dash means recording the business transaction in the books of original entry and in the ledger. Dash means the compilation of accounts in such a way that one can know the situation of the business. Accountancy, bookkeeping, bookkeeping, accountancy, accountancy, bookkeeping, accountancy, bookkeeping, bookkeeping, accountancy, bookkeeping, accountancy, none of these. So this is basically fill in the blanks. You are required to fill in the required blank. आप एक बार आराम से तसल्ली से क्वेश्चन देख लीजिए, या जल्दी से एक बार ना सेशन को आप लोग जरूर शेयर करते जाइए among all your friends and colleagues. Now you have already seen the level of the questions as well. ये वो बेसिक क्वेश्चन नहीं है. ये क्वेश्चंस हैंडमेड क्वेश्चंस हैं, हैंड पिक्ड है, राइट. हैंडमेड के साथ साथ ये हैंड पिक्ड भी है, और ये सारी जो लैंग्वेज भी है वो मैकमिलन बुक की लैंग्वेज है. Now, which is a wider concept? अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग, इन दोनों में से ब्रॉडर कॉन्सेप्ट क्या है? बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है? अकाउंटिंग है, राइट. सो अकाउंटिंग इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट एंड इंक्लूड्स बुक कीपिंग. क्यों ऐसा बोला गया? बुक कीपिंग इज अ सबसेट ऑफ अकाउंटिंग. व्हाई इज लाइक दैट? सी व्हाई बुक कीपिंग इज अ सबसेट? बिकॉज बुक कीपिंग सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग से रिलेटेड है. लेकिन अगर आपको बिजनेस की कंप्लीट स्टेट ऑफ अफेयर समझना है तो आपको पूरी अकाउंटिंग करके ही देखना पड़ेगा, बिकॉज वहीं से रिजल्ट्स का इंटरप्रिटेशन होता है ना. यहां पे तो हम सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देते हैं जर्नल में और लेजर में, उसके अलावा कोई रोल नहीं है बुक कीपिंग का. उसके आगे के स्टेप्स, दैट इज क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, दैट कम्स इन योर accounting and not bookkeeping. So dash means recording the business transaction, that means bookkeeping, and dash means the compilation, accountancy. ठीक है, तो accountancy, bookkeeping, accountancy. Right answer will be option number A. आंसर्स फटाफट चैट में देते जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, so that it can reach maximum people. Next one, question number 4. Which of the following is included in financial statement? Only the balance sheet and profit and loss account, balance sheet, profit and loss account, and statement of changes in financial position, solely the statement of changes in financial position, only explanatory statement and schedules. इनमें से कौन सी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इंक्लूड की जाएंगी? चलिए, सो ट्रेडिंग एंड P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो ट्रेडिंग एंड P&L हो गया, बैलेंस शीट हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन और इक्विटी, एंड फिफ्थ वन एक्सप्लेनेटरी नोट्स
और नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, ये सब किसके अंदर आता है? आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। ये काफी 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 इंपॉर्टेंट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको याद रखना बहुत जरूरी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो एक होलिस्टिक अप्रोच होती है किसी भी बिजनेस की, वहां से आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, बहुत कुछ समझ सकते हो विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ज्यादातर जब हम स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो हमारे कस्टमर्स हो, इन्वेस्टर्स हो, वो लोग किसको नजर में रखते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को नजर में रखते हैं, जिससे उन्हें इसके बारे में पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, who are the typical users of financial statement? Only the company's employee and management team, solely external auditor and legal advisors, government authorities, shareholders, investors, business associate, directors, banks and financial institution, only the company's suppliers and customer. क्या होगा राइट आंसर? इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करने वाले कौन हो सकते हैं? नाउ अगर हम यूजर्स की बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, तो दो तरीके के यूजर्स हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अगर आप एम्प्लॉय की बात करते हैं, मैनेजमेंट की बात करते हैं, ओनर की बात करते हैं, ये इंटरनल है। गवर्नमेंट हो गई, कस्टमर्स हो गए, राइट, आपके इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, ये सब क्या है? एक्सटर्नल। तो ऑल दीज पीपल, हाँ शेयर होल्डर्स वगैरह हो गए, ऑल दीज पीपल आर इंटरेस्टेड इन एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट कुड बी अ लेंडर, है ना, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये लोग भी इंटरेस्टेड होते हैं। सो द राइट आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन, which of the following best describes the principle of presenting a true and fair view in the financial statement? Ensuring that the financial statements are prepared in strict accordance with the tax laws of the country, presenting financial statements in a way that reflects the actual financial performance and position of the enterprise, even if this means deviating from accounting practices, strictly adhering to GAAP or IFRS irrespective of the actual financial condition of the enterprise, balancing the legal requirement of financial reporting with the ethical responsibility to accurately reflect the enterprise financial status, often requiring judgment and interpretation of accounting standard. वो इनमें से जो स्टेटमेंट्स दी हुई है, वो कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि ये डिस्क्राइब करती है, बेस्ट डिस्क्राइब्स द ट्रू एंड फेयर व्यू? हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो ट्रू एंड फेयर व्यू का कॉन्सेप्ट है ना, वो कौन सी स्टेटमेंट बेहतर तरीके से बताती है? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एग्जैक्टली ट्रू एंड फेयर व्यू? ट्रू एंड फेयर व्यू का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या कॉन्सेप्ट होता है? ये इंश्योर करना कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, या फिर अगर ग्लोबल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है तो इंडीएस है, वो प्रॉपरली फॉलो करके आप एक रियलिस्टिक पिक्चर दे रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, राइट, जो एक्यूरेटली बता रही है उसका फाइनेंशियल स्टेटस, करेक्ट। जो भी ट्रांजैक्शंस आपने करे हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू है, ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल हेल्थ की रियलिस्टिक पिक्चर आपको दी जा रही है, राइट। अब यहां पे आप देखो, ये बोल दिया है डेविएशन फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, गलत हो गया, कुछ भी नेगेटिव होगा, है ना, तो गलत हो जाएगा। Ensuring that the financial statements are prepared in strict accordance with the tax laws of the country. Not only the tax laws, but the accounting. True and fair view is with respect to the accounting position. Strictly adhering to GAAP or IFRS irrespective of the actual financial condition of the enterprise. No. But balancing the legal requirement of financial reporting with the ethical responsibility to accurately reflect the enterprise financial status, often requiring judgment and interpretation of accounting standard. तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
आगे चलते हैं नेक्स्ट वन. अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन अकाउंटेंसी इन द करेक्ट सीक्वेंस. Systematic classification of business transaction for recording them in the books of account. Then recording of events and transaction in the book of account known as bookkeeping. Summarizing the recorded events, that is preparation of trial balance. Preparation of trial balance from a ledgers and subsequently the preparation of balance sheet and P&L account from the trial balance. Interpreting the financial transaction from the record data and the financial statement. So अगर हम सीक्वेंस की बात करें ना, सीक्वेंस हमेशा क्या होती है, आरसीएस तो हमें फॉलो करना ही होता है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग. एज पर दैट हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 1 3 4. आरसीएस क्या बोलता है, रिकॉर्डिंग, राइट, देन क्लासिफाइंग, करेक्ट, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग. करेक्ट सीक्वेंस यही होगा ना, जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस एंड देन फाइनल अकाउंट्स. करेक्ट. तो ये हमारी राइट सीक्वेंस है विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटेंसी. ठीक है, दिस इज द राइट सीक्वेंस. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. अरेंज द फॉलोइंग अकाउंटिंग समरीज in the order in which they are typically prepared. P&L, cash flow statement, balance sheet, trial balance. ना P&L की अगर हम बात करें, ये प्रिपेयर किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, है ना. अगर ट्रेडिंग की अगर हम बात करें या फिर सर्विस इंडस्ट्री की बात करें तो वहां पर इनकम स्टेटमेंट बनता है. ठीक है, तो वो एक ही बात है, P&L या फिर इनकम स्टेटमेंट. तो सीक्वेंस क्या होगा, पहले P&L आएगा, फिर आपकी बैलेंस शीट, फिर आपका पहले आपका ट्रायल बैलेंस आएगा, फिर P&L, ठीक है, फिर आपकी बैलेंस शीट एंड लास्ट में कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया B, बैलेंस शीट हो गया आपकी C एंड P&L हो गया A, ट्रायल बैलेंस हो गया D. DACB होगा. ठीक है, DACB लास्ट वाला ऑप्शन. करेक्ट, DACB. अब इससे पहले क्या आएगा, वही जर्नल एंट्री जहां पे हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, लेजर जहां पे हम इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाते हैं. ठीक है, एंड देन अलोंग विद दैट वी ऑल्सो टॉक अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट. चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9. ABC Corporation purchased a high-speed computer of rupees 1 lakh in its accounting book. How is the purchase recorded? Recording the cost price along with the efficiency of the computer, recording only the brand name and efficiency of the computer, recording the cost price of rupees 1 lakh without mentioning the computer's efficiency or brand name, estimating and recording the future benefits of the computer will bring to the company, that it will bring to the company. क्या होगा राइट आंसर? नाउ वी ऑल आर अवेयर अकाउंटेंसी इज क्वांटिटेटिव इन नेचर, राइट. अकाउंटेंसी क्या है? क्वांटिटेटिव है नेचर में. हम यहाँ पे ब्रांड का नाम, उसकी एफिशिएंसी का कुछ भी रोल नहीं रहता. हमें सिर्फ क्वांटिटेटिव चीजों को रिकॉर्ड करना पड़ता है. दैट इन्वॉल्व्स एनी मॉनिटरी वैल्यू, है ना. तो हम जो भी चीजें अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, दे शुड हैव monetary impact, right? Quality, brand name, future income, future benefits, all these are not recorded in our accounting records. Why? Because futuristic को हम क्यों नहीं रिकॉर्ड करते? ये फ्यूचर से रिलेटेड है, इनका होना ना होना तय नहीं है. तो जब तक नहीं होगा तब तक हम इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते. अब यहाँ पे जो एक इंफॉर्मेशन हमें यूजफुल लग रही है वो क्या है? रिकॉर्डिंग द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख. ये जो कॉस्ट प्राइस है इसे आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी बोल सकते हो, परचेज प्राइस भी बोल सकते हो या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोल सकते हो. जब ये धीरे धीरे
वैल्यू रिड्यूस होगी बिकॉज ऑफ यूसेज, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट में से आप डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे और जो वैल्यू आएगी वो आएगी बुक वैल्यू। तो आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट हमेशा 1 लाख रहेगी जिसपे आपने इसे खरीदा था, बट आपकी जो बुक वैल्यू है वो ओवर द टाइम चेंज होती रहेगी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, वेयर वी विल इग्नोर द ब्रांड नेम एफिशिएंसी, वी विल ओनली रिकॉर्ड द प्राइस। नेक्स्ट वन, what is the most important social purpose of financial accounting? To manage the debt owned by the company, to maintain fiscal prudence, to relay reliable information to investors, to enable them to take efficient investment decision, to limit the liability of the members of the nominal value of their shares, to give a legal form to the doctrine of stewardship. जल्दी से बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर। Social purpose of financial accounting. Right answer is to manage the debt owned by the company. No. So financial accounting किससे related है? Financial accounting का purpose क्या है कि वो अपने investors को reliable information दे जिससे वो क्या कर सकते हैं, efficient decision making कर पाए। Right? Decision making करने के लिए आपको information चाहिए जो कि useful हो, जो कि सही हो, जो कि correct हो। तो वो डिसीजन मेकिंग तभी पॉसिबल है जब आप उन्हें ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाओ, आप उन्हें रिलायबल इंफॉर्मेशन दो, अपने एक्चुअल राइट पिक्चर दो ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सो दैट दे कैन टेक डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। आप जल्दी से एक बार सेशन के लिंक को शेयर करते जाइए। आई होप आई एम ऑडिबल। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑफिसर अड्डा 24/7। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू क्लास 2 ऑफ द लक्ष्य सीरीज। राइट, आई होप आपने कल वाली सीरीज देखी होगी, कल के क्वेश्चन अटेम्प्ट करे होंगे, और मैंने जैसा आपको बोला था ये ऐसे क्वेश्चंस हैं दैट यू नो यू आर गोइंग टू डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्लिक अ लाइक बटन। जैसा लेवल ऑफ एग्जामिनेशन होता जा रहा है उस हिसाब से ऐसे क्वेश्चंस को आपको स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। बट कई बार क्या होता है कि हम इतने टफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हम उस केस में जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, उनको भूल जाते हैं और हम उसमें भी सोच रहे होते हैं कि यार यहाँ पे ना ये इजी आंसर हो ही नहीं सकता। सो आई हैव दैट ओनर्स कि अब मुझे आपको हर तरीके से प्रिपेयर करना है फॉर द टफर वंस, फॉर द मॉडरेट वंस एंड फॉर द ईजियर वंस। तो सेशन इसी तरीके से डिवाइडेड होगा। मैं आपको एक बार पिक्चर दे देती हूँ। यहाँ पे कुछ आपके मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये आपके मॉडरेट क्वेश्चंस हैं। देन यू हैव सम इजी क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद आपके एडवांस लेवल एमसीक्यू हैं। तो मैंने इजी और मॉडरेट को डिफाइन नहीं करा अलग अलग, वो तो 1 और हाफ मार्क्स के क्वेश्चन है, बट मैंने एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को अलग से बता दिया है सो दैट व्हेनेवर यू गेट व्हेनेवर यू आर प्रैक्टिसिंग यू अंडरस्टैंड कि अच्छा ऐसा एडवांस लेवल का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो हम ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज हाफ, 1 एंड योर 2 लेवल क्वेश्चंस। ठीक है, बट सेशन को आगे बढ़ाने से पहले दिस इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग सेशन, बट बिफोर वी मूव अहेड आई वुड रिक्वेस्ट जल्दी से सेशन के लिंक को कॉपी करके शेयर कर दो अमंग ऑल योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। और फिलहाल तो आपकी आजकल कोई पेड क्लास भी नहीं चल रही है 8 से 9 बजे वाले स्लॉट में, तो जल्दी से जुड़ जाइए अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ, इसे शेयर कर दीजिए। ऑफिसर अड्डा पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज कोई भी नोटिफिकेशन आता है, अपडेशन आती है, आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम आपको प्रिपेयर करवाते हैं जेआईबी के लिए, सीआईबी के लिए, बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए, या आईएबीएफ के सर्टिफिकेशन कोर्सेज के लिए, तो आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलती रहेगी हमसे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज सिग्निफिकेंट अबाउट द बुक सुमा पब्लिश्ड बाय ल्यूसेव in 1494।
It was the first book to describe the solar system. It contained the first known description of the double entry bookkeeping system. The book was mainly about religious doctrines of the 15th century. Suma was a novel that depicted the culture of Venus in the late 15th century. Now language seems to be tough. And now language seems to be tough, but the question is easy. अगर आप इस सेशन को आगे भी देखना चाहते हैं, लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिएगा जिससे आपको याद रहे. नाउ अगर मैं सुमा किताब की बात करूं, ठीक है, ये किताब लिखी गई है इटली के एक मंक द्वारा जिनका नाम है लूसा. करेक्ट, इटली के मंक द्वारा लिखी गई है जिनका नाम है लूसा. मंक के स्पेलिंग मैंने गलत कर दिया है या फिर मिस हो गए, ठीक है, जिनका नाम है लूसा. इन्होंने सबसे पहली बार इसी बुक में एक डिस्क्रिप्शन दिया था डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के बारे में. इससे पहले इससे पहले चाणक्य के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कि आर्यभट्ट, चाणक्य की जो अर्थशास्त्र थी वो, उसके ऊपर एक बेस क्वेश्चन आ चुका है. तो ऐसा भी हो सकता है कि सुमा के बारे में पूछा जाए. रादर सुमा वो फर्स्ट बुक थी जहां पे डबल एंट्री बुक कीपिंग के बारे में बात की गई थी. राइट, डबल एंट्री बुक कीपिंग की सबसे पहली बार बात 15th सेंचुरी में यहीं पर हुई थी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. Which of the following statement is correct regarding mandatory accounting standards and their implications as per SEBI, Companies Act 2013 and ICAI guidelines? Auditors are not required to qualify their audit report if AS are not followed as per ICAI guidelines. The SEBI and Companies Act 2013 do not require auditors to qualify audit report that do not conform to mandatory accounting standard. Section 134, subsection 5 of the Companies Act 2013 places a responsibility on the board of directors to ensure compliance with mandatory accounting standard. Auditors who are members of ICAI are not held responsible for professional misconduct if they fail to qualify their audit reports for non-compliance with accounting standard. देखो आप, क्वेश्चन इजी है, लैंग्वेज को कॉम्प्लिकेट किया गया है. अब ये क्वेश्चन मॉडरेट में नहीं आएगा, ये क्वेश्चन सॉरी इजी में नहीं आएगा, ये किस में आएगा, मॉडरेट में आएगा. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. नाउ पहले स्टेटमेंट पे आते हैं. Auditors are not required to qualify their audit report if accounting standards are not followed as per ICAI guidelines. ये क्या बोल रहा है, पूरा नॉट में चला गया है ना. बोल रहा है कि अगर ऑडिटर्स को जरूरी नहीं है कि वो अपनी रिपोर्ट क्वालिफाई करे, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करा तो उनकी मर्जी है, वो क्वालिफाई करना चाहे क्वालिफाई कर दे, पास करना चाहे पास कर दे. गलत है. सेबी एंड कंपनीज एक्ट डू नॉट रिक्वायर, ये तो कैसे ही हो सकता है, ये तो कैसे ही नॉट रिक्वायर होगा. ठीक है, ये दोनों गलत हो गए. सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्लेसेस अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. राइट, कि भाई ये उनको, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करें. साथ ही में यहां पर डायरेक्टर्स रिपोर्ट आती है. ठीक है, जब रिपोर्टिंग की जाती है ना तो डायरेक्टर की रिपोर्ट आती है, और डायरेक्टर रिपोर्ट्स में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो डायरेक्टर को जिनका आंसर देना होता है ना. आई कैन सी तृष्णा मैम वेरी गुड, धर्म राजू, दिवाकर बाजपेयी वेरी गुड, आर्यन पटेल सर वेरी गुड. सो आंसर्स दीजिए, थोड़ा सा इंटरेक्शन रहता है. तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 कंपनीज एक्ट का बोलता है कि ऑडिटर की जिम्मेदारी तो है. करेक्ट, ये तो उसका कोड ऑफ कंडक्ट है जो उसको ये दोनों बोलते हैं कि करना ही पड़ेगा, सेबीज और कंपनीज एक्ट. बट इसके साथ साथ डायरेक्टर की भी जिम्मेदारी है कि वो जो अपनी रिपोर्ट निकालेगा उसमें बताएगा कि उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई किए या नहीं करे, और अगर नहीं करे तो रीजन देना पड़ेगा कि व्हाट वाज द रीजन जिसकी वजह से उन्होंने इसको कंप्लाई नहीं करा. देन क्वेश्चन नंबर 3. What best describes the nature of accounting concept in the context of recording business transaction and maintaining books of account? Number 1, accounting concepts are flexible guidelines that vary significantly from one country to another. These are creative ideas that accountants develop uniquely for each business to ensure distinct financial reporting. Accounting concepts are basic rules and principles that are universally applicable
time tested, guiding the recording of business transaction. They are optional suggestion used by accountants to experiment with different styles of financial reporting. See, one thing I'm definitely sure about, if you watch this session, you're going to save these questions. ये questions exactly Macmillan की जो book है वहां से मैंने बनाए हैं, and these are क्या बोलते हैं handcrafted questions. मैंने इन्हें खुद बैठ के बनाया है, खुद बैठ के क्यूरेट किया है, and the book is specifically your Macmillan book. लैंग्वेज वही है, कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करिए सोच के कि नहीं थोड़ा इजी कर देती हूँ समझ नहीं आएगा, नॉट एट ऑल. डिडंट कॉम्प्रोमाइज विद दी टफ लैंग्वेज, बिकॉज डू यू रिमेंबर जब मैंने आपका सेशन करा था मल्टीपल सेशन ऑफ क्लियरिंग JIB, राइट, द स्ट्रैटेजी वाज कॉन्सेप्ट एंड द लैंग्वेज. कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लास में सिखाया है, लैंग्वेज में आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रही हूँ, एंड आई कैन अश्योर इफ यू आर प्रैक्टिसिंग दिस क्वेश्चंस अलोंग विद मी एवरी डे, आई कैन अश्योर कि आपका लेवल ऑफ अकाउंट बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा. साथ में आप पेड ग्रुप का अगर पार्ट है टेलीग्राम ग्रुप का, तो वहां पर आपको इसकी PDF भी मिलती है विद सॉल्यूशंस, है ना. अगर आप टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट है जो कि पेड टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर पेड स्टूडेंट्स का ग्रुप है एक्चुअली, वहां पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी, सो दैट यू कैन कीप दिस क्वेश्चंस अलोंग विद यू. ठीक है, चलिए आंसर्स आने शुरू हो गए हैं. अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कहते हैं कि अगर हम बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात करें, सॉरी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की अगर हम बात करें, तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या है? अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं. प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस. ये रूल्स एंड रेगुलेशंस दो पार्ट में डिवाइडेड है. वन इज योर कॉन्सेप्ट्स, अनदर वन इज कन्वेंशंस. कॉन्सेप्ट्स आर योर फंडामेंटल assumption which are fundamental to the business. अगर आप अकाउंटिंग करना चाहते हो बिजनेस की, तो कुछ assumptions ऐसी हैं जो आपको धारणाएं हैं जिनके बिना आप अकाउंटिंग शुरू नहीं कर सकते. एंड कन्वेंशंस क्या है? ट्रेडिशंस है, कस्टम्स है जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं. एग्जाम्पल्स दे देती हूं. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ये सब कॉन्सेप्ट में आता है. कन्वेंशंस में मटीरियलिटी, फुल डिस्क्लोजर, देन योर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, ठीक है, कंजर्वेटिज्म सेम थिंग, या फिर कंसिस्टेंसी, ये सब आपके कन्वेंशंस में आते हैं, राइट. तो ये जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है ना, ये क्या है? ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, राइट. तो आंसर क्या होगा? प्लस ये टेस्टेड है, तो राइट आंसर क्या होगा? दीज आर बेसिक रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल एंड टेस्टेड, गाइडिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन. दे टेल अस हाउ वी आर सपोज टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजैक्शन इन आवर बिजनेस. जैसे आपको याद हो, कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपको बताता है कि कैसे आप कॉस्ट ऑफ असेट को रिकॉर्ड करोगे. वो हमें बताता है अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट and the difference between historical cost and book value. याद है? तो ये कॉन्सेप्ट हमें इन सारी चीजों के बारे में बताते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द बुक्स मेंटेन्ड कंपल्सरी बाय अ कंपनी आर कैश बुक्स एंड लेजर, सेल्स एंड परचेज बुक, जर्नल प्रॉपर, ऑल ऑफ A, B and C above. लोगों लगा नहीं हुआ? वैसे तो लगा हुआ है सेंटर में. चलिए, सो कौन सी बुक्स मेंटेन करनी पड़ती है? हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है? इट स्टार्ट्स विद जर्नल, फिर है आपका लेजर. जर्नल और लेजर के बीच में सब्सिडरी बुक्स भी आ जाती हैं, ठीक है. फिर आता है आपका ट्रायल बैलेंस, राइट, एंड देन फाइनल अकाउंट्स. तो जर्नल बुक, कैश बुक्स एंड लेजर, यस. जर्नल प्रॉपर, सेल्स एंड परचेज बुक. तो अगर आप यहां पे देखो ना, कैश बुक, सेल्स एंड परचेज, ये सब सब्सिडरी का पार्ट है. तो आंसर क्या होगा? डी, ऑल A, B एंड C. तो ये क्वेश्चन वैसे इजी है, बट आप में से कुछ लोग इसे अभी आंसर नहीं कर पाए होंगे बिकॉज आपने पढ़ा नहीं होगा जो पेड क्लासेस में है, ठीक है. नेक्स्ट वन, ये भी इजी है. द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इन 1967.
1977, 1987, 1997. Expecting all of you to give the right answer. Now इसके बाद 6th क्वेश्चन के बाद, नहीं 7th क्वेश्चन के बाद 8th onwards जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, दे आर द मोस्ट एडवांस लेवल क्वेश्चंस. 8th, 9th, 10th. 6th, 7th इजी है, 5th इजी है, 8th, 9th, 10th वो नहीं होता तूफान से आने वाले पहले इजी क्वेश्चंस, ये वो है. उसके बाद आने वाले हैं द मोस्ट एडवांस लेवल क्वेश्चंस. नाउ ASB का फॉर्मेशन कब हुआ था? आई वांट ऑल ऑफ यू टू गिव द राइट आंसर. वेरी गुड. इट वाज 1977. ASB क्या है? ICAI का एक डिपार्टमेंट है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली ड्राफ्टिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. राइट, ड्राफ्टिंग ऑफ रूल्स. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो ये अप्रूवल के बाद बनेंगे, सिर्फ ड्राफ्ट करता है इन रूल्स को, ठीक है. और ये एक स्टडी ग्रुप के साथ ड्राफ्ट करता है, फिर इसको हम मल्टीपल लेयर ऑफ प्रेजेंटेशन पे लेके जाते हैं एंड देन फाइनल अप्रूवल इज गिवन बाय ICAI. बट विद द रीसेंट टाइम NFRA का जब से रोल आया है ना, ICAI के रोल काफी कट डाउन हो चुका है. नाउ द फाइनल अप्रूवल इज गिवन बाय NFRA टू द मिनिस्ट्री एंड देन इट इज गेटिंग अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. ठीक है. नेक्स्ट वन, मैच द फॉलोइंग. जल्दी से इन क्वेश्चंस को लाइक कर दीजिए, राइट, और रेगुलरली आपको जुड़ना है इस सेशन में. मैच द फॉलोइंग. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, 10, 12, 13, रेवेन्यू, प्रॉपर्टी, ग्रांट, इन्वेस्टमेंट. एंड आई कैन अश्योर इफ यू हैव बीन इन माय पेड क्लासेस, ये क्वेश्चन का आंसर आप गलत दे ही नहीं सकते. मैंने आपको इतनी बार पढ़ाया है, ये रादर 40 बार मैंने लिखा भी है. एंड इफ यू रिमेंबर, जो हमारा पेड ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट, हैंड रिटन स्क्रीनशॉट भी शेयर करा था. वेरी गुड शिप्रा मैम, एक्सीलेंट. आर्यन पटेल सर, आशुतोष सर, त्रुषा, गणेश, धर्मराजू, वेरी गुड. याद आ रहा है? सी दैट्स हाउ योर पेड क्लासेस हेल्प्स यू. कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एंड क्लैरिटी, रिटेंशन. AS9 रेवेन्यू, 10 प्रॉपर्टी, 12 एंड 13. 12 इज ग्रांट, एक और एक दो, एंड और एक और एक तो दो हो गए ना, दो जने मिलके मदद कर रहे हैं, और एक और एक 13. निवेश, इन्वेस्टमेंट करने से आप 1 रुपए लगाओगे तो वो क्या करेगा? 13 बनकर आएगा, राइट. डबल ट्रिपल होकर आएगा ना, मल्टीप्लाई होगा. दैट्स हाउ यू कैन रिटेन देम. तो इट विल बी फर्स्ट का A, 2 का सेकंड का B, थर्ड का C, फोर्थ का D. नाउ यहां पे ना एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है अगर आपने अच्छे से पढ़ा नहीं हो. आपको लगेगा ये तो हो ही नहीं सकता, आमने सामने वाले थोड़ी आंसर्स हो सकते हैं, बट यस दे आर, राइट. नेक्स्ट वन, इंडियस के ऊपर है नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग इंडियस. इंडियस 21, 33, 12, 16. इंडियस थोड़ा सा हो सकता है गड़बड़ाए, बट ऐसे चेक करो. कौन सा आपको सबसे ज्यादा रिलेट होता है, राइट? कौन सा आप रिलेट कर पा रहे हो? एक या दो आइडेंटिफाई कर लो. मेरे को ये पता है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट आप बता सकते हो, हमने कई बार पढ़ा है. जल्दी से रिलेट कर लीजिए. करेक्ट. नाउ लेट्स सी. मेरे को पता है कि आप कौन कौन से आंसर कर सकते हो. प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट आप डेफिनेटली आंसर कर सकते हो. इट इज इंडिया 16. 10 एंड 16 हमने कई बार पढ़ा है. नाउ फोर्थ इज A. सी, आई एम मेकिंग योर लाइफ वेरी इजी. एक मार्क करा, आंसर इज यहां पर. ठीक है. बाई चांस एक और चाहिए हो, इंडियस 12, इंडियस 33, इंडियस 21, इनमें से कोई और याद है? इनकम टैक्स तो डेफिनेटली याद होगा. मैंने आपको बोला था वहां पे 22 है एएस में, यहां पे 12 है, करेक्ट. तो यहां पे आपका 22 था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, इंडियस में 12 है. तो अगर आप ये देखो थर्ड का C, बट अगर थर्ड का C पिक करते ना तो बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं, बट ये वाला डेफिनेटली आपका गलत हो जाता. ठीक है. अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर कौन सा था? इंडियस 33. वहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 था,
यहां पे 33 था, 2 की रेंज ही नहीं थी, 33 था। ठीक है, अगर आप इसको भी आइडेंटिफाई करते तो 2 का डी किसी में भी नहीं है, आप ऑटोमेटिकली इस आंसर को ढूंढ लेते। फर्स्ट इज योर इंडी AS 21 विच इज चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब देखो ये भी रिलेटेबल है, वहां पे AS 21 है और सॉरी AS 11 है और यहां पे इंडी AS 21 है, राइट तो ऐसे आप धीरे धीरे याद कर पाओगे इंडीएस को। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मुझे पता है कि काफी लोगों के जो एरिया है वो क्लियर है ना। नाउ इवन आई कैन सी 2-3 पीपल हैव आंसर्ड इट करेक्ट। नाउ आर यू रेडी फॉर द एडवांस लेवल क्वेश्चंस? जल्दी से यस और नो बताते जाइए। आपको ये किसी कॉपी किताब में कहीं पर भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, ट्रस्ट मी ऑन दैट। खुद से मैं इनको पढ़ के बुक में से बनाती हूँ, हर एक लाइन को पढ़ती हूँ, सोचती हूँ कहाँ से पूछ सकते हैं इन क्वेश्चंस को, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एडवांस लेवल के क्वेश्चन को। थोड़ा आराम से तसल्ली से पढ़िएगा। मैं साइड हो रही हूं सो दैट यू कैन रीड। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड आर करेक्ट? नंबर 1, cost accounting was developed primarily to meet the artistic need of entrepreneurs during the industrial revolution. The scientific management movement played a significant role in the awareness and development of cost accounting. Cost accounting is concerned only with the future prediction of cost and does not deal with historical cost data. One of the main purpose of cost accounting is to ascertain the cost of unit produced and services rendered for controlling cost and assessing profitability. Cost accounting was developed as a response to the decreasing need for financial accountability in industrial enterprise. Options 1 and 3, 2 and 4, 1 and 5, 3 and 5. You are supposed to tell which among the following statement is right. है अच्छा खासा क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस along with the answers मैं आपको शेयर कर दूंगी आपके टेलीग्राम ग्रुप पे। Now, let me tell you a few things about this. See, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो इंग्लैंड में हुआ था, उन्होंने वहां से ये डेवलपमेंट आया, वहां से थॉट प्रोसेस आया कि सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग से तो काम नहीं चल पाएगा, राइट हमें एक एडिशनल सपोर्ट चाहिए होगा। साथ ही में जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थे, दे इवन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, या फिर आपका जो वेजेस है, लेबर्स है, उनसे रिलेटेड काफी ज्यादा स्टैंडर्डाइजेशन किए गए और समझ आया कि हमें एक एडिशनल डेवलपमेंट की जरूरत है विच इज कॉस्ट अकाउंटिंग। नाउ कॉस्ट अकाउंटिंग किससे रिलेटेड है? कॉस्ट अकाउंटिंग इज अगेन अ मैकेनिज्म, अ टाइप ऑफ अकाउंटिंग जिसमें हम प्रिंसिपल्स का यूज करेंगे, रूल्स का यूज करेंगे, स्टैंडर्ड्स का यूज करेंगे, मेथड्स का यूज करेंगे, टेक्निक्स का यूज करेंगे। फॉर व्हाट पर्पस? For ascertaining the cost of the product and not only ascertaining the cost of the product or service, हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट को निकालने के साथ साथ उसकी कॉस्ट को कम भी करना है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द आंसर, ओके दिस इज रॉन्ग, आई थिंक ये ABC होना चाहिए था यहां पर, तो इसको 1 2 3 कर देते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। दिस इज 1 2 3 4 5, ज्यादा रिलेटेबल होगा। यहां तो मैंने ABCD डाल दिया, वहां पे 1 and 2 डाल दिया है। चलिए, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको बोलता है इट वाज डेवलप्ड टू मीट द आर्टिस्टिक नीड। नहीं नहीं, इट वाज नॉट देयर फॉर आर्टिस्टिक, रादर इट केम फॉर द पर्पस ऑफ ये तो बिल्कुल गलत ही है कि आर्टिस्टिक नीड के लिए आया था। ये किससे रिलेटेड था? अकाउंटिंग वाज नॉट सफिशिएंट इनफ टू कैप्चर द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिड्यूसिंग इट, राइट तो पहला वाला स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि द साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल, दिस इज करेक्ट। तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स चल रहे थे, उनका डेवलपमेंट हो रहा था, ठीक है, टेलर के द्वारा, वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके गए। इट इज कंसर्न्ड विद फ्यूचर प्रेडिक्शन ऑफ कॉस्ट। नो,
नाउ सी द प्रॉब्लम इज ओनली इट विल डू फ्यूचर फोरकास्ट है ना, पूरा बजटिंग इज अ पार्ट ऑफ कॉस्टिंग, बट ओनली इज द रॉन्ग वर्ड ओवर हियर, ठीक है. देन one of the main purpose of cost accounting is to ascertain the cost of units produced and services rendered for controlling cost and assessing profitability. देखो, it is making sense. तो right answer आपका क्या हो गया? Option number B, that is second and fourth. ठीक है. And I can see multiple, Shipra ma'am, Ganesh sir, Divakar sir, Trusha. Very good. All four of you have given the right answer. Next one. Which of the following statement about management accounting are correct? Management accounting primarily focuses on the historical recording and analysis of financial transaction. Management accounting assists in policy formulation and decision making for both routine and non-routine operation of a business. Internal reports generated by management accounting are not bound by the conceptual framework that governs financial accounting. The main objective of management accounting is to provide information that is primarily useful for external shareholders. Management accounting plays a crucial role in expanding the scope of modern business by focusing on information for future decision making. क्या होगा right answer? नाउ मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में ना आप डिटेल में मॉड्यूल डी में भी पढ़ोगे और वहां से इस बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था. सी मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज बेसिकली कंसर्न विद डिसीजन मेकिंग, है ना. इनको पॉलिसी बनानी है, डिसीजन लेना है, आगे की प्लानिंग करनी है, जिसके लिए इनको डेटा चाहिए. आप अपने घर में कोई भी सोच विचार करते हो, कुछ रूल बनाते हो, राइट, बच्चों के ऊपर रूल लगाते हो, आप कैसे करते हो? आपने कुछ डेटा देखा होता है तभी आप रूल बनाते हो ना, राइट. जैसे आपकी यहाँ कोई लर्निंग हो तो आपके पास डेटा होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मेकिंग अ डिसीजन और पॉलिसी और प्लानिंग और फोरकास्टिंग. उसके लिए मैनेजमेंट को क्या चाहिए? कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग द्वारा बनाया गया और रिकॉर्डेड करा हुआ डेटा, जिससे वो डिसीजन ले पाए, राइट. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ मॉडर्न बिजनेस. ये पहले नहीं होता था. इट इज अ पार्ट ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग रूल्स एंड ब्रांचेस. पहले ये सब नहीं होता था, ठीक है. तो ये मॉडर्न अकाउंटिंग का पार्ट है और ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि कंपल्सरी है, बट दिस विल मेक योर ऑर्गेनाइजेशन मोर प्रोसेस्ड, ठीक है. ये तो जनरल इंफॉर्मेशन होगी. यहाँ पे हमेशा कीवर्ड क्या होगा? आपका डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, फोरकास्टिंग, बजटिंग, ये वाले वर्ड्स होंगे. Now, let's find out the right answer. So, management accounting focuses on the historical recording and analysis of financial transaction. Seems very incomplete. Accounting primarily focuses on historical recording. वो ये नहीं चेक करते कि आपने हिस्ट्री रिकॉर्ड करी है या क्या किया है. It focuses on प्लानिंग, रिपोर्ट्स वगैरह पे ज्यादा डिपेंडेंट है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एक्चुअली डिपेंडेंट है, ना कि ट्रांजैक्शन पे. तो यहाँ पे वर्ड क्या होना चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट. Then management accounting assists in policy formulation and decision making for both routine and non-routine operation of a business. Correct. Next one. Internal reports generated by management accounting are not bound by the conceptual framework that governs financial accounting. Now, यहाँ पे जो भी मैनेजमेंट रिपोर्ट जनरेट कर रहा है ये कोई रूल और उसमें गवर्न नहीं है. ये तो क्यों बना रहे हैं? इंटरनल रिपोर्ट्स में तो किसी का भी जोर नहीं है ना, वो तो हम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं. Then, the main objective of management accounting is to provide information that is useful for external stakeholders. Why not internal stakeholders? तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया. इंटरनल एक्सटर्नल दोनों के लिए है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग और रादर ये जो मेन इंटरनल पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं वो तो इंटरनल वालों के लिए ही है. Management accounting plays a crucial role in expanding the scope of modern business by focusing on information for future decision making. Again, decision making आ गया. Right answer है. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2, 3 and 5. ठीक है. नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन. Which of the following statement about the development of human resource accounting and its historical context are correct? Human resource accounting was first proposed in the 1980s as a response to the tech industry's growth. Hermanson's 1964 attempt to include human capital figures in the balance sheet marked the beginning of what is known as human resource accounting. HRA focuses solely on the financial aspect of human capital and does not consider non-financial contribution of employees. The concept of HRA was initially rejected by accounting community due to its complexity and ethical concern. HRA integrates both financial and non-financial aspect of human capital in organizational accounting practice.
आई थिंक इसके ऑप्शंस आर रॉन्ग. नाउ अगर हम लोग HRA के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इट वाज हरमनसन हु केम अप विद दिस कॉन्सेप्ट इन 1964, जिन्होंने उससे पहले कभी भी हमारे यहाँ पे जो ऐसे ह्यूमन कैपिटल उनको वैल्यू नहीं किया जाता. ही वाज द फर्स्ट वन टू कम अप विद दिस कॉन्सेप्ट. सो स्टेटमेंट बी इज करेक्ट. देन इट फोकसेस ऑन सोनली ऑन द फाइनेंशियल एस्पेक्ट. देखो ये दोनों स्टेटमेंट ना अपोजिट है, तो या तो ये सही है या तो ये सही है, तो ये आपकी गलत है. फिफ्थ आपका करेक्ट है. तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड एंड फिफ्थ, ऑप्शन नंबर बी. जहां पे हरमनसन 1964 में पहली बार इसके बारे में उन्होंने बात की थी कि क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. देन इट वाज इनिशियली रिजेक्टेड. ये वाले पॉइंट्स ऑब्वियसली नहीं है, ठीक है, कि रिजेक्ट कर दिया गया था. ये थोड़े से मैंने बना दिए थे, राइट, बट ऐसा है नहीं. तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑफिसर अड्डा 24/7. आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे. वेलकम टू द थर्ड सेशन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मॉड्यूल ए, जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं AFM से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ये सेशन उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि स्पेसिफिकली जून की मई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर मई से नेक्स्ट आगे वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. बिकॉज IABF जो AFM का एग्जाम, JIB का जो एग्जाम है वो साल में 2 बार कंडक्ट करता है. तो ये सेशन सभी के लिए यूजफुल है जो कि 2024 में एम कर रहे हैं अपने एग्जाम को क्लियर करने का. आप इस सेशन के लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिएगा अमंग ऑल योर टेलीग्राम फ्रेंड्स, योर टेलीग्राम ग्रुप्स या फिर व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहाँ पर भी आपके फ्रेंड्स और कलीग्स कनेक्टेड है उन सभी के साथ इस सेशन के लिंक को शेयर कर दीजिएगा. ऑफिसर अड्डा पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली यहाँ से रिलेटेड जितने भी सेशन हैं उनकी नोटिफिकेशन आती रहती है. चलिए स्टार्ट कर देते हैं पहले क्वेश्चन से. पहला क्वेश्चन आपको बोलता है बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट रिफर्स टू. तो आज से मैंने क्वेश्चन के मार्क्स डालना भी शुरू कर दिया है सो दैट आपको आइडिया रहे कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन कहाँ पर पूछा जा सकता है. तो जनरली जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो तो लेंथी है, हमेशा पता चल जाता है, बट देन देर आर ऑल्सो क्वेश्चन विच आर ऑफ 0.5 मार्क्स या फिर 1 मार्क्स. तो हम तीनों टाइप के क्वेश्चन को कवर करेंगे. नाउ ये क्वेश्चन है हाफ मार्क्स का बट काफ़ी लॉजिक रखता है. आपको मुझे बताना है बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट रिफर्स टू. इज इट द हिस्टोरिकल कॉस्ट, इज इट द मार्केट वैल्यू, इज इट द मार्केट वैल्यू, राइट, या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, या फिर एनी ऑफ दीज. ना बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं, जिससे आपको आंसर देने में अपने आप क्लैरिटी हो जाएगी. बुक वैल्यू का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट में जो वैल्यू दी है, असेट की जो वैल्यू दी है, ये बुक ऑफ अकाउंट्स है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है. तो यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू. अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लीजिए. बुक वैल्यू हर साल चेंज होती होगी? यस डेफिनेटली. क्यों? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है डेप्रिसिएशन का. अगर डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल हो रहा है ना, असेट्स डेप्रिशिएट होते हैं, और अगर एसेट डेप्रिशिएट होते हैं तो ये जो वैल्यू है ये हर साल चेंज होती होगी. तो बुक वैल्यू जो है दैट चेंजेस एवरी ईयर, ये हर साल चेंज होती है, राइट. इट इज सब्जेक्टेड टू चेंज. व्हाई? बिकॉज ऑफ द रोल ऑफ डेप्रिसिएशन. ठीक है. अब हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है? हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है परचेज कॉस्ट. आपने जिस प्राइस पे इसे परचेज करा, दैट इज योर हिस्टोरिकल कॉस्ट. ठीक है. प्लस ऑल और एनी अदर एक्सपेंसेस दैट यू हैव इनकर्ड, एनी अदर एक्सपेंस जो आपने इनकर करा इन ऑर्डर टू ब्रिंग दिस असेट इन वर्किंग कंडीशन विल बी एडेड टू दी कॉस्ट. नाउ व्हाट इज मार्केट वैल्यू? बाजार में सेम असेट की आज क्या कीमत है ना, दैट इज योर मार्केट वैल्यू. ठीक है. देन हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन. इफ यू सी हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, दिस विल बी एग्जैक्टली व्हाट? बुक वैल्यू. आपने जिस प्राइस पे एक्वायर करा था, डेप्रिसिएशन टिल डेट अगर आप माइनस कर देते हो तो ये वही वैल्यू देगी जो कि बैलेंस शीट में दी हुई है, राइट. तो बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट रिफर्स टू हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन. ठीक है. तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी.
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not a nominal account? सैलरी अकाउंट, परचेज अकाउंट, रेंट अकाउंट या फिर कमीशन आउटस्टैंडिंग अकाउंट? Which among the following is not a nominal account? इनमें से कौन सा एक नॉमिनल अकाउंट नहीं है? तो पहले समझ लेते हैं नॉमिनल अकाउंट होता क्या है। सो नॉमिनल अकाउंट क्या आता है? जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, राइट, या फिर लॉस है या फिर इनकम है, ठीक है, तो एक्सपेंस, लॉस, इनकम या फिर गेन्स, ये जो चार कैटेगरी है, इनमें कोई भी क्लासिफिकेशन अगर आ रही है तो वो किसके अंदर आएगी? वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए पहले आपका क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ये रूल पता होना चाहिए कि एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है। जो अभी हमने डिस्कस करा, एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया, इनकम हो गया, गेन्स हो गए, ये आएंगे, ठीक है। Now salary account, this is an expense, so it will come under the category of nominal account. Purchase, it is an expense, this will come under nominal account. Rent account, that is an expense, that will definitely come in your nominal account. But commission outstanding is not an expense, rather it is a liability. ये खर्चा नहीं है, ये क्या है? कमीशन पेड खर्चा है। कमीशन आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? ड्यू है बट नॉट येट पेड, करेक्ट। ये ड्यू है बट आपने पे नहीं करा है। खर्चा कब होता है? जब आप पे कर देते हो। तो इसको आप कहां पे लिखोगे? ये लाइबिलिटी में जाएगा। और लाइबिलिटी कहां पे जाती है? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में, यानी ये किस में जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर। So this will come under your representative personal account, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट वन, मिस्टर आनंद बाइज गुड्स ऑफ रुपीज 2,50,000 पेइंग कैश रुपीज 2 लाख। What is the amount of expense as per the cash concept of accounting? This question is again 0.5 marks. क्या होगा राइट आंसर? मिस्टर आनंद ने 2.5 लाख रुपए के गुड्स खरीदे जिसके लिए उन्होंने 2 लाख रुपए का कैश पे करा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस एज पर द कैश कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग? Now, there are two concepts of accounting. One is your cash, another one is accrual. So one is your cash, another one is accrual. Cash क्या बोलता है? अगर आप कैश कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग की बात करें, हम यहाँ पे सिर्फ क्या कंसिडर करते हैं? ओनली द कैश पेड और रिसीव्ड, जो कैश आपने पे करा या रिसीव करा, ठीक है। अक्रूवल की अगर हम बात करें, यू नो, इफ वी टॉक विद रिस्पेक्ट टू अक्रूवल, है ना, तो अक्रूवल में क्या होगा? अक्रूवल इज इट इज नॉट रिलेटेड विद एक्चुअल कैश पेड और रिसीव्ड, इससे रिलेटेड नहीं है। इफ द एक्सपेंस और द इनकम इज रिलेटेड टू दिस ईयर, वो एक्चुअल में अचीव हुआ, रिसीव हुआ, पे हुआ, उससे फर्क नहीं पड़ता। इट विल बी वर्किंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग कि भाई इस साल को बिलोंग करता है, इस साल में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो एज पर दिस कॉन्सेप्ट, कैश कॉन्सेप्ट में तो आपने जितना कैश पे करा आप उतना ही रिकॉर्ड करोगे। तो 2.5 लाख है, आपने 2 लाख पे करा है, तो आप यहां पर 2 लाख रिकॉर्ड करोगे। एज पर विच कॉन्सेप्ट?
एज पर योर कैश कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर यहीं पर अक्रूवल होता, राइट, अगर यहीं पर अक्रूवल होता तो उस केस में हम लोग 2,50,000 रिकॉर्ड करते। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 4, द एप्लीकेशन ऑफ मनी विड्रॉन टू इट्स ओनर्स अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज एज फॉलो। एनी मनी विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर is treated separately as drawings, profit is treated as liability while loss is treated as an asset. Financial performance of the entity is ascertained by recording only the business revenue and expense. Select the most appropriate option. Money measurement concept, cost concept, business entity concept, realization concept. क्या होगा राइट आंसर? चलिए, नाउ सी द एप्लीकेशन ऑफ मनी विड्रॉन टू इट्स ओनर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या होता है कि भाई ये कौन सा कॉन्सेप्ट था? इट वॉज योर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो कि बोलता है कि आपके जो ओनर है और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपको उन दोनों को बहुत सेपरेटली ट्रीट करना पड़ेगा। ओनर अलग है और ऑर्गेनाइजेशन अलग है, जिसके रहते वक्त आप कभी भी इन ट्रांजैक्शंस को कॉमन ट्रीट नहीं कर सकते। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है आपने अगर ओनर ने कोई भी पैसा विड्रॉ करा है ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, तो वो ड्रॉइंग कंसिडर किया जाता है एंड दैट शुड नॉट बिकम योर बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो जितने भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं वो सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड किए जाते हैं, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो इसकी वजह से राइट आंसर क्या होता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो कि बोलता है जो पैसा विड्रॉ किया जा रहा है दैट इज ट्रीटेड एज ड्रॉइंग, प्रॉफिट इज अ लाइबिलिटी वेयर बाय लॉस इज एन असेट। हमने ये क्लास में बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट भी इसका पढ़ा हुआ है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, which among the following statement is are incorrect with respect to the cost of accounting principle? Fixed assets are kept at their market value. Every transaction is recorded with the present value and not any future value. Unrealized gains are ignored. An item that has no cost is not taken into the books. चलिए, नाउ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है विच इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल? नंबर 1, फिक्स एसेट आर केप्ट एट देयर मार्केट वैल्यू, यही हमने पढ़ा था अभी। दे आर रिकॉर्डेड एट देयर बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? और या फिर एट देयर कॉस्ट, विच मीन्स हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तो पहला ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, एवरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड विद द प्रेजेंट वैल्यू एंड नॉट एनी फ्यूचर वैल्यू। यानी आप उसके जो प्रेजेंट फ्यूचर में बेनिफिट्स आने वाले हैं दैट यू आर गोइंग टू डिराइव फ्रॉम इट, आप उससे नहीं शुरू करोगे। आप किसको रिकॉर्ड करोगे? आप रिकॉर्ड करोगे अभी की आज की वैल्यू को। फ्यूचर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को वी डू नॉट कवर ओवर हियर, है ना। वो जो फ्यूचरिस्टिक नहीं है ना हमारी अकाउंटिंग, इट इज हिस्टोरिकल इन नेचर। So we will only consider the present value and not any future value. जितना भी अनरियलाइज गेन है, अनरियलाइज गेन का मतलब होता है वो गेन जो कि फ्यूचर में होगा, अभी नहीं हो रहा, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड दिस ऑल्सो, इट इज इग्नोर्ड। तो यहाँ पे आपका जो गलत स्टेटमेंट है दैट इज ओनली ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन? इनमें से कौन सा
स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन जो फीचर नहीं है SLM का. Number 1, depreciation is equal in all the years. It is the simplest method to calculate depreciation. It is easy to understand. Under this method, the asset can never be reduced to zero value in the books. क्या होगा right answer? Which one of this is not a key feature of straight line method of charging depreciation? Now, depreciation SLM का मतलब ही क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड, विच सेज कि आपका स्ट्रेट लाइन बन ही कब रहा है? जब अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हर साल इक्वल है. आपका जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो हर साल इक्वल है, तभी आपका जो डेप्रिसिएशन है उसका नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. तो दिस इज करेक्ट. इट इज द सिंपलेस्ट वे टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन. अनडाउटेडली कैसे ही करना होता है आपको? कॉस्ट ऑफ परचेज माइनस your salvage value or scrap value divided by life of asset. आपका depreciation आ गया. तो definitely it is the easiest method. It is easy to understand also. Under this method the asset can never be reduced to zero. So ये एक ऐसा method है जहाँ पे definitely it can be reduced to zero. क्योंकि for example 1 लाख की मशीन है, salvage value 0 है, 5 साल लाइफ है. अगर आप 20-20 हज़ार करके 5 साल इसको डेप्रिशिएट करोगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी स्टेटमेंट जो है वो गलत है. ठीक है, नेक्स्ट वन. नाउ फ्रॉम हियर विल स्टार्ट एडवांस लेवल क्वेश्चन. ठीक है. नंबर 1, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट? द अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट एज्यूम्स दैट बिजनेस विल रन ओवर अ लॉन्ग टाइम, हेंस इट इज नॉट एसेंशियल to maintain accounts periodically. Results of operation will only be known after the business has ceased to exist. Interested parties require the reporting of result periodically, not just at the end. Although a year is the most common interval due to tradition and regulation, some firms may use shorter period for internal reporting. 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, 1 and 4. Which among the following statements correctly describes the accounting period concept? अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का PDF चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा. ये जो टेलीग्राम ग्रुप है दैट इज अवेलेबल फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव इनरोल्ड इन द पेड बैच. तो पेड बैच का अलग से एक टेलीग्राम ग्रुप होता है, वहाँ पे सेशन की सॉल्व्ड PDF आपको मिल जाएगी. नाउ अकाउंटिंग पीरियड assumes that business will run over a long time, hence it is not essential to maintain. ये स्टेटमेंट नॉट लगते ही पूरा गलत हो गया, राइट क्योंकि ये बोल रहा है कि क्योंकि बिजनेस सालों साल चलेगा तो हमें क्या जरूरत है, जब बंद होगा तब जान लेंगे ना क्या फाइनल रिजल्ट रहा. देन इंटरेस्टेड पार्टी रिक्वायर्स द रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट पीरियोडिकली, यानी ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है. ये बोल रहे हैं जब बिजनेस बंद होगा तब जान लेंगे रिजल्ट को, पीरियोडिक कॉन्सेप्ट फॉलो करने की क्या जरूरत है, तो ये गलत हो गया. देन इंटरेस्टेड पार्टीज रिक्वायर द रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट पीरियोडिकली नॉट जस्ट एट द एंड. दिस इज करेक्ट. जो लोग हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड है, स्टेक होल्डर्स है, इंटरेस्टेड पार्टीज का मतलब क्या होता है? स्टेक होल्डर टू आवर बिजनेस. दे वांट टू नो द रिजल्ट. देन although a year is the most common interval due to tradition and regulation, some firms may use shorter period for internal reporting. That is also correct. काफी लोग इंटरीम रिपोर्टिंग करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा? 3rd and 4th. This will be correct. ठीक है. Then next one. A second-hand car is purchased for rupees 10,000. The amount of rupees 1,000 is spent on repairs. 500 is incurred to get the car registered in owner's name, and 1,200 is paid as dealer's commission. The amount that will be debited to car account will be. Now, यहाँ पे हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? कॉस्ट कॉन्सेप्ट. कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? जब भी आप कोई एसेट खरीदते हो तो उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं, है ना, आप उसे रिकॉर्ड करोगे. तो यहाँ पे आपने 10,000 की कार खरीदी, ठीक है, 1,000 रुपये आपने रिपेयर पे स्पेंड करे, 500 रुपये आपने रजिस्ट्रेशन के लिए दिए और 1,200 डीलर का कमीशन दिया. तो इसका टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 12,700. तो हम ये रिकॉर्ड करेंगे. फर्स्ट हैंड है, सेकेंड हैंड है, नहीं फर्क पड़ता, आप अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रिकॉर्ड करेंगे. नेक्स्ट वन,
Which of the following statement is false? Bill receivable is a negotiable instrument. Bills receivable must be accepted by drawee. There are three parties in respect of bill of exchange: drawer, drawee and payee. Oral bill of exchange is also valid. Now, बिल ऑफ एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, दैट इज करेक्ट. इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई, वो भी करेक्ट है, बिकॉज ड्रॉई कौन होता है? ड्रॉअर हो गया जो बिल बना रहा है, जिसे पैसा देना है वो ड्रॉई है, तो उसको तो एक्सेप्ट करना जरूरी है. ओरल बिल ऑफ एक्सचेंज इज ऑल्सो वैलिड. ओरल बिल ऑफ एक्सचेंज इज नॉट वैलिड. इट इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट, है ना, इट इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट. तो रिटर्न है तो ओरल वैलिड नहीं है. इसकी लीगैलिटी प्रूफ करने के लिए रिटर्न में होना जरूरी है. ठीक है. देन an internal audit is carried out by employee of the organization, external auditor when focusing on internal controls of the organization. Then qualified accountant who have a specialist knowledge of the internal system of the organization. Any of the above. जल्दी से बताइए. नो, इट इज डन बाय द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो इंटरनल ऑडिट जो होता है वो बैंक के एम्प्लॉयज के द्वारा ही किया जाता है. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑफिसर अड्डा 24/7. आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे. वेलकम टू द 4th क्लास ऑफ मॉड्यूल ए, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ योर एएफएम. राइट. तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं जेआईबी के लिए फॉर द मंथ ऑफ मे 2024 या फिर द नेक्स्ट एग्जाम, देन ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ये सारे क्वेश्चंस मॉड्यूल ए से रिलेटेड हैं. तो आप इस सेशन के लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिए अमंग ऑल योर टेलीग्राम ग्रुप्स, योर फेसबुक ग्रुप, योर व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर भी आपके फ्रेंड्स और कलीग्स कनेक्टेड हैं, उन सभी के साथ इस सेशन के लिंक को शेयर कर दीजिए. इस सेशन की PDF भी आपको अवेलेबल हो जाएगी विद द सोल्यूशन इन द टेलीग्राम ग्रुप, राइट, जो कि पेड जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके पास पहुंचती रहती है. ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को. अगर ऑफिसर अड्डा पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन. मेरा नाम प्रियांशु है, मैं जेआईबी में आपको एएफएम पढ़ाती हूँ. हमारा रीसेंट बैच भी शुरू हो रहा है, जिसकी डिटेल मैं आपको एंड में दूंगी. चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को. सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, गुड्स वर्थ ₹600 टेकन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज शुड बी क्रेडिटेड टू. क्या होगा राइट आंसर? Goods worth ₹600 taken by the proprietor for personal use should be. What will be the right answer? Goods worth ₹600 taken by the proprietor for personal use should be credited to. यानी हमारे जो प्रोपराइटर हैं, ठीक है, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में से गुड्स विड्रॉ करे. ठीक है. हमारे जो प्रोपराइटर हैं उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में से गुड्स विड्रॉ करे फॉर पर्सनल यूज के लिए. वो कहाँ पे क्रेडिट होंगे? तो जब भी आपको ये वाला एरिया दिखता है कि गुड्स विड्रॉ करे गए हैं पर्सनल यूज के लिए, तो वो कहाँ पे क्रेडिट किए जाएंगे? इसकी एंट्री क्या होगी? प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज. पर्सनल यूज का मतलब क्या होता है? ड्रॉइंग्स. ठीक है. और इन्होंने गुड्स को विड्रॉ करा है. गुड्स को हम किस वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं? जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो हमारा वर्ड आता है परचेज, है ना. तो गुड्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द वर्ड परचेज. तो परचेज बढ़ेगा, परचेज कम होगा, है ना. यही होगा. परचेज इंक्रीज होगा, परचेज डिक्रीज होगा.
तो एंट्री क्या हो जाएगी, क्योंकि ड्राइंग्स रिप्रेजेंट करती हैं रिडक्शन इन कैपिटल, रिडक्शन इन कैपिटल इज डेबिटेड और परचेज हमारा कम हो रहा है, दैट विल बी क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्रेडिट क्या होगा, तो यहां पे क्रेडिट क्या होगा, परचेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, योर परचेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट वन, the next question says Messrs. Raja Yogi and Company runs a cafe. They renovated some of the old cabins. Because of this renovation, some space was made free and number of cabins was increased from 25 to 28. The total expenditure incurred was rupees 500 and will be treated as revenue expenditure, capital expenditure, deferred revenue expenditure या फिर none of these। क्या होगा राइट आंसर? मेसर्स राजा योगी एंड कंपनी रन्स अ कैफे, ये कैफे रन करते हैं। इन्होंने कुछ केबिन्स को रिनोवेट करवाया, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस रिनोवेशन कुछ स्पेस खाली हो गया और खाली होने की वजह से इनके जो केबिन्स हैं वो 25 से 28 हो गए अब, ठीक है। अब हमारे दो खर्चे हो सकते हैं, जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो या तो होगा कैपिटल या तो होता है रेवेन्यू। कैपिटल कौन सा होता है, जो कि इनकम जनरेट करके देता है। रेवेन्यू कौन सा होता है, जो कि इनकम पे कोई भी हमारे इम्पैक्ट नहीं डालता, करेक्ट। तो यहाँ पे हमने जब हमारे केबिन्स 25 से 28 हुए, है ना, जब हमारे केबिन्स 25 से 28 हुए तो हमारी इनकम इंक्रीज होगी, ठीक है। और अगर हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो क्या होगा, इट विल बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आपने सिर्फ रिनोवेशन की बात की होती, अगर आप सिर्फ रिनोवेशन की बात करते तो ये कहाँ पर आ जाता, रेवेन्यू में आ जाता। लेकिन आप क्या बोल रहे हो, आपने रिनोवेशन करवाया जिसकी वजह से स्पेस इंक्रीज हुआ और स्पेस इंक्रीज होने की वजह से 25 से 28 हो गया तो हमारी इनकम बढ़ने लगी। दिस विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये किस चीज का एग्जाम्पल है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है। वाई, बिकॉज इनकम इज इंक्रीजिंग, 25 से 28 हो गए, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी वन थिंग आई कैन डेफिनेटली वाउच इस लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको नहीं मिलने वाले, राइट। इसीलिए आप इस सेशन को रेगुलरली अटेंड करें, बिकॉज इसके लिए आपको कोई चार्जेस भी नहीं पे करने हैं। आप यूट्यूब में मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को इस लिंक का इस सेशन का लिंक शेयर करें, जिससे उनका भी बेनिफिट हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, if the amount is posted in the wrong account or it is written on the wrong side of the account, it is called number 1 error of principal, error of commission, error of omission, none of the above। अगर कोई अमाउंट रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट करा गया है, रॉन्ग अकाउंट में लिखा गया है या फिर रॉन्ग साइड में लिखा हुआ है, ठीक है, या तो रॉन्ग अकाउंट है या तो रॉन्ग साइड है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्या ये एरर ऑफ प्रिंसिपल होगी या फिर ये एरर ऑफ कमीशन होगी या फिर एरर ऑफ ओमिशन होगी या फिर नन ऑफ द अबव? क्या होगा राइट आंसर? नाउ अगर हमने कोई अमाउंट पोस्ट करा है रॉन्ग अकाउंट में, ठीक है, या फिर हमने रॉन्ग साइड लिखा है, तो क्या वो एरर ऑफ प्रिंसिपल होगी? एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या बोलती है? इट इज एरर रिलेटेड टू रूल्स एंड रेगुलेशन। ये एरर किससे रिलेटेड है? रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड एरर है। यानी आपने कोई गलत रूल अप्लाई कर दिया, देन दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ ओमिशन बोलती है कि आपने मिस कर दिया रिकॉर्ड करना, है ना। ओमिशन का मतलब क्या है? टू ओमिट मीन्स टू फॉरगेट। आपने किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करा। एक ट्रांजैक्शन हुआ, एक सेल हुई या किसी कस्टमर ने कैश डिपॉजिट करा, आपकी लैंग्वेज में आपको अगर समझाऊं तो आपके बैंक में एक कस्टमर आया, उन्होंने कैश डिपॉजिट करा, बट आप उसे अकाउंट करना, उसको लिखना भूल गए, दैट इज एन एरर। सो दैट इज एरर ऑफ ओमिशन। बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? लिखा तो है
बट या तो गलत अकाउंट में चला गया है या फिर अकाउंट की गलत साइड में चला गया है, ठीक है। तो ऐसी एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, एरर ऑफ कमीशन। रॉन्ग अमाउंट, ठीक है, रॉन्ग अमाउंट हो गया, जैसे 76 को 67 लिख दिया, राइट, रॉन्ग अमाउंट हो गया, या फिर रॉन्ग साइड हो गया, डेबिट की जगह क्रेडिट हो गया, या फिर रॉन्ग नेम हो गया, राम की जगह मोहन हो गया, सेल की जगह परचेज हो गया। ये सारी चीजें कहां पे कवर होती हैं, दे आर कवर्ड इन योर एरर ऑफ कमीशन। एंड एरर का टॉपिक हमेशा बैंक में जेआईबी के लेवल पे काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, depreciation is a non-cash expense and does not result in any cash outflow. Goodwill is intangible asset, therefore it cannot be valued. Salary paid in advance is not an expense because it neither reduces asset nor increases liability. Prior period items need not be separately disclosed in the current statement of profit and loss. Which among the following statement is correct? क्या होगा राइट आंसर? काफी लॉजिकल क्वेश्चन है। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। नंबर 1, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। क्या डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है? नॉन कैश का मतलब क्या होता है, एक ऐसा खर्चा है ना, डेप्रिसिएशन एक ऐसा खर्चा है जिससे हमारे कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, राइट, यानी ना ही हमारा कैश कम होगा ना ही हमारा कैश ज्यादा होगा। तो डेफिनेटली डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, इससे हमारे कैश पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, डज नॉट रिजल्ट इन एनी कैश आउटफ्लो, विच इज करेक्ट। आपसे क्या बोला है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे ही फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होती है, अब आप देखो तो सब में ही फर्स्ट है, यानी चारों आपके ऑप्शंस करेक्ट है अभी। नेक्स्ट वन, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, करेक्ट है, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट एंड एसेट देयरफॉर इट कैन नॉट बी वैल्यूड। क्योंकि ये इंटेंजिबल है, आप इसको वैल्यू नहीं कर सकते, विच इज रॉन्ग। अगर ये वैल्यू नहीं कर सकते तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट ही नहीं होता, है ना। हम गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं, हमारे जितने भी इंटेंजिबल एसेट है उनके लिए अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि बताता है कि वैल्यूएशन कैसे की जाएगी। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई। सेकंड स्टेटमेंट गलत होते ही ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट आते हैं, सैलरी पेड इन एडवांस। आपने सैलरी पे करी है एडवांस में, इज नॉट एन एक्सपेंस बिकॉज इट नीदर रिड्यूसेस एसेट नॉर इंक्रीजेस लाइबिलिटी। नाउ सैलरी पेड इन एडवांस इज नॉट एन एक्सपेंस, ये तो करेक्ट है। सैलरी पेड इन एडवांस क्या है, इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, और ये हमारी बैलेंस शीट में असेट साइड जाएगा। ये हमारा खर्चा नहीं है ना, इस साल का नहीं, अगले साल का होगा। आपने किसी को एडवांस में सैलरी दी है तो अगले साल यूटिलाइज कर लोगे आप उसको। तो सैलरी पेड इन एडवांस इज नॉट एन एक्सपेंस, ये भी करेक्ट है। देन प्रायर पीरियड आइटम्स नीड नॉट बी सेपरेटली डिस्क्लोज इन द करंट स्टेटमेंट। प्रायर यानी पिछले सालों के जो आपके कोई एडजस्टमेंट थे जो आप ओमिट कर गए थे या मिस हो गया था किसी भी कारण की वजह से, आपने पिछले साल रिकॉर्ड नहीं करा या उससे पिछले साल रिकॉर्ड नहीं करा, इस साल आपको पता चल गया है तो आप उसका एडजस्टमेंट करते हो करंट ईयर में। ये हमें कौन बताता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 हमने पढ़ा था, उसमें आपसे क्या बोला गया था कि प्रायर पीरियड के आइटम्स अगर भूल गए हम तो यहाँ पे एडजस्टमेंट हमें करना होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया।
आंसर क्या बचा हमारा? फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, तो यहां पे गलती क्या है? नीड नॉट बी सेपरेटली डिस्क्लोज का मतलब क्या होगा? शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज इन द करंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आई होप यहां तक क्लैरिटी है। नेक्स्ट वन, Ind AS 16 and AS 10 recognizes which of the following as method of depreciation? Straight line method, WDV, unit of production method, sum of year digit method, double declining method. Ind AS 16 and Ind AS 10 इनमें से कौन से अकाउंटिंग मतलब ये दोनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन से डेप्रिसिएशन मेथड को रिकॉग्नाइज करते हैं? नाउ अगर हम बात करें Ind AS 16 और Ind AS 10, ये बात किससे रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है? PPE, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसे हम बोलते हैं फिक्स एसेट। ठीक है, फिक्स एसेट से रिलेटेड है। और अगर ये फिक्स एसेट से रिलेटेड है तो ये हमें डेप्रिसिएशन के बारे में बताएंगे, क्योंकि हमारे फिक्स एसेट क्या होते हैं? डिक्लाइन होते हैं, है ना। फिक्स एसेट जो है यूसेज की वजह से क्या होते रहते हैं? डिक्लाइन होता रहता है इनका यूज, इनकी वैल्यू। तो फिक्स एसेट आर सब्जेक्टेड टू डिक्लाइन इन दी वैल्यू बिकॉज ऑफ कांस्टेंट यूसेज, या फिर टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट होती है, उसकी वजह से ये खराब होते रहते हैं। ठीक है, तो Ind AS 16 एंड Ind AS 10 हमें डेप्रिसिएशन के बारे में भी बताते हैं और बोलते हैं कि तीन ऐसे मेथड जो कि एक्सेप्टेड है बाय बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर AS एंड Ind AS आर नंबर 1 स्ट्रेट लाइन मेथड, ये एक्सेप्टेड है, WDV एक्सेप्टेड है, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड एक्सेप्टेड है। ये तीनों ये रिकमेंड करते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सो Ind AS एंड AS तीन मेथड्स रिकमेंड करते हैं, विच इज SLM, WDV एंड योर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड ड्यू टू कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी, अरियर ऑफ बुक्स अकाउंट। विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? अपने अकाउंट्स को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना। जब आप अपने बही खाते को, अपने अकाउंट्स को गलत पोर्ट्रे करते हो, ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हो, या फिर किसी चीज को अंडरस्टेट कर देते हो, किसी चीज को ओवरस्टेट कर देते हो, उसे हम बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग, है ना। एक्चुअल ट्रू एंड फेयर व्यू कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, राइट। सो विंडो ड्रेसिंग क्यों प्रोहिबिटेड है? क्योंकि यहां पर कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन बोलता है ऐसा, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर ऐसा बोलता है। तो बेसिकली हमारा जो कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, वो हमें प्रोहिबिट करता है कि आप अपने अकाउंट्स को बढ़ा चढ़ाकर या फिर ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू करके नहीं शो कर सकते। इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ठीक है, तो विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? टू शुगर कोट योर बुक्स ऑफ अकाउंट, उन्हें बहुत सुंदर दिखाना, उन्हें बहुत अच्छा दिखाना। ऐसा क्यों करना चाहेगा कोई? इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। जब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बहुत अच्छे होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही होगी, लाइबिलिटीज या लोन्स कम दिख रहे होंगे, तो पीपल विल बी इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग, राइट। तो लोग ऐसा करते हैं क्यों? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सुंदर क्यों बना देते हैं? जिससे लोग इंटरेस्टेड हो और इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो दिस वन, हाँ ऑब्वियसली इट इज रॉन्ग, इट इज नॉट करेक्ट। नाउ हम रेगुलरली एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विच कैन रेंज फ्रॉम 3 to 4 क्वेश्चंस, है ना। तो आज हमारा 7th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स जो है, दैट इज आर एडवांस लेवल क्वेश्चन। Number 1 statement, which of the following statement is true? Capital expenditure does not affect the profitability of a concern, but revenue expenditure does. Capital expenditure affects the profitability of a concern directly, but revenue expenditure does not. Capital expenditure affects the profitability of a concern indirectly, but revenue expenditure affects directly. Both capital and revenue expenditure affects the profitability of a concern directly. Now, when you talk about कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो किससे रिलेटेड है? इनकम जनरेशन से रिलेटेड है। और अगर आप रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू हमारे किससे रिलेटेड है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर रिलेटेड विद योर डेली एक्सपेंसेस, है ना, हमारे रेकरिंग एक्सपेंसेस, जैसे सैलरी हो गया, वेजेस हो गया। अब आपको इसमें बताना है कि राइट आंसर क्या होगा।
दोनों में से कौन हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को इंपैक्ट करता है? See, it would be good if you even participate in the session. अगर आप सेशन में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, आंसर नहीं दोगे, तो बड़ा मोनोटोनस हो जाएगा. आप ट्राई करो, सही हो गलत हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आंसर आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोलता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? जो कि हमारी इनकम जनरेशन में मदद कर रहे हैं, है ना. कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? क्योंकि हम इससे एसेट खरीदते हैं, एसेट खरीदेंगे तो हमारी इनकम बढ़ेगी. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अफेक्ट्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ कंसर्न इनडायरेक्टली, बट क्योंकि रेवेन्यू हमारे दिन प्रतिदिन के खर्चे से रिलेटेड है तो ये डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं. ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट वन, which of the following statement accurately describes the timing of a concurrent audit? It is conducted annually by external auditors. It focuses on historical data and transaction. It is contemporaneous with the occurrence of transaction. It is conducted only when irregularities are suspected. Now concurrent audit क्या होता है? concurrent audit किया तो जाता है एक्सटर्नल लोगों के द्वारा ही, राइट, लेकिन इसकी जो अकरेंस है वो क्या है? नाउ दिस वर्ड मीन्स कंडक्टिंग एन एक्टिविटी एट सेम फ्रीक्वेंसी और सेम पीरियड ऑफ टाइम. सो कॉन्करेंट ऑडिट की अगर हम बात करें तो इट इज अ रेगुलर एक्टिविटी विच इज डन इन बैंक, है ना, एट अ रेगुलर पीरियड ऑफ इंटरवल. तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी. इट इज एक्चुअली अ कॉन्करेंट का मतलब होता है रेकरिंग इवेंट. तो ये चलता रहता है, हर महीने आपका कॉन्करेंट ऑडिट होता है, एक्सटर्नल अथॉरिटी से होता है. इसका रीजन क्या होता है कि कोई भी मिसमैच दिख रहा है, कोई भी गलती दिख रही है तो वो रिपीट ना हो, वहीं पे सॉर्ट हो जाए. इट शुड नॉट गो फॉर अ ईयर. ठीक है, देन इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, considering the treatment of the rebate on bills discounted, where should this be represented in the financial statement? It should be delineated as an expense within the statement of comprehensive income. It should be recognized as a revenue stream in the income statement. It should be classified as an obligation to be settled in the statement of financial position. It should be listed as a resource reflecting future economic benefit in the statement of financial position. Now, rebate on bill discounted, आपको रिबेट मिला है बिल डिस्काउंटेड में, ये कहां जाएगा? ये क्लासिफाई किया जाता है एज लाइबिलिटी. ठीक है, ये कहां जाता है? ये जाता है आपकी लाइबिलिटी साइड में. ठीक है, नेक्स्ट वन, एंड द लास्ट वन, द फर्म हैड पेड सैलरी ऑफ 5,000 टू अ स्टाफ मेंबर, बट उनका पर्सनल अकाउंट डेबिट हो गया. यानी कि अगर मिस्टर ए को सैलरी दी है तो ए अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया. बट रूल क्या बोलता है कि जब भी आपको एक्सपेंस देते हो तो आपको वहां पे एक्सपेंस का नाम लिखना होगा, यानी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए था. तो हम इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे पास करेंगे? हमने क्या डेबिट नहीं करा? हमने सैलरी डेबिट नहीं करी तो हम सैलरी को डेबिट कर देते हैं. हमने क्या डेबिट कर दिया उसको रिवर्स कर देते हैं बाय क्रेडिटिंग इट. तो राइट एंट्री क्या हो जाएगी? डेबिटिंग सैलरी अकाउंट एंड क्रेडिटिंग द स्टाफ मेंबर अकाउंट. दैट इज ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑफिसर अड्डा 24/7. आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे. वेलकम टू दिस सेशन क्लास 5, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ AFM विद रिस्पेक्ट टू योर मॉड्यूल ए. दिस इज क्लास नंबर 5, यानी इससे पहले 4 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं जहाँ पे हमने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करा है. आज ये क्लास नंबर 5 है. जल्दी से इस सेशन के लिंक को कॉपी करके एक बार शेयर कर दीजिए अमंग ऑल योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं JIB के लिए, ऑफिसर अड्डा पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. पहला क्वेश्चन देख लेते हैं. अ रिडक्शन ग्रांटेड बाय अ सप्लायर फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस इन कंसिडरेशन ऑफ इमीडिएट पेमेंट और पेमेंट विद इन अ स्टिपुलेटेड पीरियड इज कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, क्यूमुलेटिव डिस्काउंट, नन ऑफ द अबव. यानी अगर कोई सप्लायर आपको इमीडिएट डिस्काउंट देने के लिए तैयार है,
एंड द रीजन फॉर गिविंग डिस्काउंट इज बिकॉज यू आर गिविंग हिम इमीडिएट पेमेंट, आप उन्हें तुरंत पे करने के लिए तैयार हो, तो और या फिर एक विद इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम आप बोल रहे हो कि आप पेमेंट कर दोगे, तो इस टाइम पर जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? वेदर इट इज ट्रेड डिस्काउंट, वेदर इट इज कैश डिस्काउंट, वेदर इट इज क्यूमुलेटिव डिस्काउंट, और इनमें से कोई भी नहीं है। नाउ अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो या तो हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है या तो कैश डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? जो कि आपको बल्क परचेज से रिलेटेड है। अगर आप बल्क क्वांटिटी में सामान खरीदते हो तो जो डिस्काउंट आपको मिलता है उसे हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट आपको कब मिलता है? इमीडिएट पेमेंट के बेसिस पे। इमीडिएट पेमेंट में जो आपको डिस्काउंट मिलता है दैट इज योर कैश डिस्काउंट। यहां पे आपको क्या बोला है? डिस्काउंट मिल रहा है इमीडिएट पेमेंट के लिए या फिर पेमेंट विद इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, देन दैट डिस्काउंट विल बी कॉल्ड एज कैश डिस्काउंट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैश डिस्काउंट बोलेंगे। ठीक है। सेकेंड वन, sold furniture to Naresh of the list price of ₹1000 and allowed him 5% trade discount. The journal entry for the same will be. Now again, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री, यानी जर्नल एंट्री में इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? क्योंकि आपने बल्क में सामान खरीदा, आपने एक पर्सन से बार्गेन किया और बार्गेन करके उन्होंने एक प्राइस सेट कर दिया। ठीक है, यही होता है। तो अब आपका जो इनवॉइस बनेगा वो नेट उसे उतने ही अमाउंट का मिलेगा जिसमें ट्रेड डिस्काउंट ऑलरेडी ऐड सब्ट्रैक्ट हो चुका होगा। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? पहले हम देखते हैं सोल्ड फर्नीचर टू नरेश। हमने नरेश को फर्नीचर बेचा, कैश वगैरह कुछ भी नहीं मेंशन है, तो इसका मतलब एंट्री क्या हो जाएगी? नाउ आपने फर्नीचर बेचा, करेक्ट, तो जिसको बेचा वो पर्सन डेटर हो गया, क्योंकि यहां पर पार्टी का नाम दिया हुआ है ना, तो हम उसे क्या कंसिडर करेंगे? क्रेडिट। और सेल हमारी इनकम है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? टू सेल अकाउंट। ठीक है। नाउ प्राइस कितना था? 1000 रुपए का, और डिस्काउंट कितना मिला है? 5% का। ठीक है, कितना हो गया? 950 रुपीज। तो एंट्री क्या हो जाएगी? नरेश टू सेल्स 950। ठीक है। देन नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग 15th century wealthy people employed trained officers to keep record of their transactions, property, debts they owe and the debts others owe them. This system was developed in Italy and later was adopted by the other European nation. It also came to be known as double entry bookkeeping. What is the type of accounting system described above? कौन से type of accounting system यहाँ पे describe किया गया है? Whether it is stewardship, financial accounting, cost accounting, management accounting. क्या होगा राइट आंसर? नाउ सी, जब हम लोग बोलते हैं कि हम किसी पर्सन को एम्प्लॉय करते हैं और वो हमारे बिहाफ पे हमारे अकाउंट्स को मेंटेन कर रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि मुंशी वाला काम है, अकाउंटेंट वाला काम है। और अकाउंटेंट को यहाँ पर किस लैंग्वेज में बोला गया या किस वर्ड में कोट करा जाता है? स्टीवर्डशिप। स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग का मतलब क्या है? जहाँ पर आप अपने बही खातों को किसी और से मैनेज करवा रहे हो, मेंटेन करवा रहे हो, वो व्यक्ति आपके बिहाफ पे आपकी प्रॉपर्टी को, आपके डेट्स को, इन सबको मैनेज कर रहा है। ठीक है, सो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। नेक्स्ट वन, रिपेयर ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज is debited to repair account. It is an error of compensating, omission, commission principle. Repair that is done in a second hand machinery that was purchased is debited to repair account. ये कौन सी गलती होगी? आपने एक सेकेंड हैंड मशीन को परचेज करा, उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए आपने कुछ रिपेयर्स करवाए। मैंने आपको कल के सेशन में बताया था कि कोई फर्क नहीं पड़ता मशीन नई हो पुरानी, हमारे लिए हमने खरीदी है, दैट विल बी न्यू, करेक्ट। तो एनी रिपेयर दैट यू आर डूइंग इन द मशीनरी, करेक्ट, दैट विल बी पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ असेट।
as per the cost concept. So as per the cost concept, it will be the part of your cost of the asset, है ना, as per cost concept. तो यहाँ पे आपने उसको क्या कर दिया, रिपेयर अकाउंट में डेबिट कर दिया, विच इज एरर ऑफ योर प्रिंसिपल. आपने रॉन्ग रूल का एप्लीकेशन करा है, रॉन्ग प्रिंसिपल आपने अप्लाई करा है, इसीलिए दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल. नेक्स्ट वन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड एग्जिबिट dash of the state of affair of the business entity, clean and clear view, true and clear view, true and fair view, any of the above. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं? It is basically compilation and or list of few items together. Which items? Number one, trading and P&L. Number two, balance sheet. Number three, cash flow statement. Number fourth, explanatory notes or notes to accounts, and number fifth, statement of changes in financial position. ठीक है, ये 5 चीजों का एक लिस्ट है और इसका जो व्यू होता है वो क्या होना चाहिए? Our financial statement should exhibit true and fair view. Right, so it will exhibit, yeah, it should exhibit true and fair view of the state of affair of the business entity. ठीक है, next one. In the gross trial balance system, the gross balance in the ledger account is taken. Only the total of debit side is taken. Only the total of credit side is taken. Total of credit side and debit side is taken. क्या होगा right answer? नाउ हमारे जो ट्रायल बैलेंस है वो 2 तरीके के हैं, ग्रॉस ट्रायल बैलेंस, नेट ट्रायल बैलेंस. ठीक है, ग्रॉस ट्रायल बैलेंस, नेट ट्रायल बैलेंस. ग्रॉस ट्रायल बैलेंस में क्या होता है? यू डोंट नेट द अमाउंट, है ना, नेटिंग नहीं होती, यानी डेबिट एंड क्रेडिट दोनों का टोटल हम लोग लिख देते हैं. देन नेट ट्रायल बैलेंस क्या होता है? जहां पे नेट किया जाता है, एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं, डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस एडजस्ट करके फिर ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर किया जाता है. तो यहां पे ग्रॉस ट्रायल बैलेंस क्या हो गया? द ग्रॉस बैलेंस इन द लेजर अकाउंट इज टेकन, ओनली द टोटल ऑफ डेबिट इज टेकन, टोटल ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट साइड इज टेकन. तो ग्रॉस ट्रायल बैलेंस क्या है? जो ग्रॉस बैलेंस हमें लेजर में दिया होता है हम उसे एज इट इज यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट में प्लेस कर देते हैं, हम लेजर की बैलेंसिंग नहीं करते. द ओनली डिफरेंस इज ग्रॉस ट्रायल बैलेंस में हम लेजर की बैलेंसिंग नहीं करते, नेट ट्रायल बैलेंस में हम लोग बैलेंसिंग करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन. नाउ फ्रॉम हियर विल बी टॉकिंग अबाउट द एडवांस लेवल क्वेश्चन. नंबर 1, अ मशीन कॉस्टिंग ₹10 lakh is purchased, 2 lakh is paid in cash, and for the rest 8 lakh a credit arrangement is made which would be paid after 6 months. How would this transaction impact the balance sheet? A machine costing ₹10 lakh is purchased. आपने एक मशीन खरीदी जिसका कॉस्ट है 10 लाख रुपए का, 2 लाख तो आपने कैश में पे कर दिया. तो आपके अकाउंट में एक तो मशीन आई, असेट आया, हमने मशीन अकाउंट को डेबिट कर दिया 10 लाख रुपए से. ठीक है, कैश हमने कितना दिया टू कैश अकाउंट? 8 लाख रुपए से. ऐसी एंट्री को हम बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री. 1-2 से ज्यादा एंट्री अगर होती है तो रेस्ट 8 लाख का हमने क्रेडिट अरेंजमेंट साइन करा है. करेक्ट. तो अगर हम क्रेडिट अरेंजमेंट कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा होगा? पर्सन का नाम आ गया होगा, टू लेट्स से XYZ अकाउंट
सॉरी कैश में हमने 2 लाख दिया है, 8 लाख हमारा क्रेडिट है, ठीक है। ये बोल रहे हैं इस ट्रांजैक्शन ने क्या इंपैक्ट करा होगा। अब आप बैलेंस शीट में असेट साइड अगर आप देखो तो आपका जो असेट है वो टोटल 10 लाख से यहाँ पे बढ़ता है, कैश आपका 2 लाख से कम हो जाता है, ठीक है। यानी नेट इंपैक्ट कितना पड़ा, 8 लाख का, 10 लाख ऐड हुआ, असेट 2 लाख आपने पे कर दिया, ठीक है। फिर लाइबिलिटी में आपने क्या करा है, आपकी जो ऑब्लिगेशन है वो 8 लाख से बढ़ गई, ठीक है। तो ये हमारा क्या इंपैक्ट देगा बैलेंस शीट में, द टोटल असेट वुड इंक्रीज बाय 10 लाख एंड टोटल लाइबिलिटीज वुड इंक्रीज बाय 10 लाख। ये तो गलत है, टोटल एसेट 8 लाख से बढ़ा एंड टोटल लाइबिलिटी बाय 8 लाख, करेक्ट, यही हो गया है ना, यही हुआ ना। टोटल एसेट हमारा कितने से बढ़ा, 8 लाख से बढ़ा, साथ ही में लाइबिलिटी भी 8 लाख से बढ़ गई, ठीक है। नेक्स्ट वन, अ फर्म परचेज द मशीन फॉर ₹2 lakh, it is to be depreciated by 20% at WDV. What will be the depreciated value at the end of 3rd year? What will be the depreciated value at the end of 3rd year? हमें 3rd year के एंड में बताना है। मेथड कौन सा है, WDV, विच इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इस मेथड में क्या होगा, आपने 2 लाख रुपए लिखा, कितना डेप्रिसिएशन है, आपसे क्या बोला है, वैल्यू पूछी है ना, डेप्रिशिएटेड वैल्यू, और डेप्रिसिएशन रेट है आपका 80%, तो आप क्या करोगे 0.80 इंटू 0.80, तो वैल्यू क्या हो गई। कैलकुलेटर आपको एग्जाम में अलाउड है तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो डेप्रिशिएटेड वैल्यू आपकी आ रही है 1,02,400, ऑप्शन नंबर बी, 1 लाख 1,02,400, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, इफ सम इंपॉर्टेंट इवेंट हैज हैपेंड आफ्टर द अकाउंटिंग डेट सच एज imposition of penalty by the tax authority, it is to be dealt as per AS2, AS4, AS5, AS9। यानी कि कोई इवेंट आपकी अकाउंटिंग डेट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे बैलेंस शीट डेट के बाद अगर हो रहा है, ठीक है, बैलेंस शीट डेट के बाद हो रहा है तो आप उसे कहां पे अकाउंट करोगे, राइट। तो जो भी हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात की है, AS4 किससे डील करता है, कंटीजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, ठीक है। तो इसीलिए ही कहां पे जाएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में, ठीक है। नेक्स्ट वन एंड द 10th क्वेश्चन, अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू डैश कैटेगरीज, 2 categories namely personal and impersonal, 3 categories personal, notional and real, 2 categories namely nominal and real, 4 categories namely personal, impersonal, nominal and real. Now see ideally अगर आप देखो तो 3 टाइप के अकाउंट्स हैं आपके, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। अगर हम इनकी ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखें तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 2 अकाउंट्स हैं, पर्सनल एंड इम्पर्सनल, एंड फर्दर इम्पर्सनल इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, दैट इज रियल एंड नॉमिनल, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, अकाउंट्स आर क्लासिफाइड एज पर दिस क्वेश्चन, इट विल बी 2, दैट इज पर्सनल एंड इम्पर्सनल, और इम्पर्सनल फर्दर डिवाइडेड है 2 कैटेगरी में, दैट इज रियल एंड नॉमिनल। रियल अकाउंट में आपके सारे एसेट चले जाएंगे, नॉमिनल में आपके एक्सपेंस हो गए, इनकम हो गए, गेन हो गए, ये सब आ जाएगा, और रियल अकाउंट पर्सनल अकाउंट में आपके सारे पर्सन आ गए, नेचुरल पर्सन हो गया या फिर आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, वो वाला कैटेगराइजेशन आ जाएगा। तो ये हमारे आज के 10 क्वेश्चन से। जल्दी से एक बार मुझे इसका स्कोर बताते रहिए कि क्या रहा आपका आज का स्कोर। कल हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो सारे ही मॉडरेट टू एडवांस लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, सो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन। कल के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं
और उसमें मैं वो भी क्वेश्चंस कुछ कवर करने वाली हूँ जो कि रीसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। जो अभी हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं जो रीसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, मेमोरी बेस्ड या फिर रिकॉल्ड क्वेश्चन। बट टुमारो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। वाई? बिकॉज हम वैसे ही क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए थे लास्ट सीजन में, प्लस उसी के पैटर्न पे हम थोड़े एडवांस लेवल और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो कल आप जुड़ना ना भूलेगा। साथ ही में JIB का बैच इज नाउ अवेलेबल। द न्यू बैच हैज रिसेंटली स्टार्टेड फ्रॉम 11 दिसंबर, जहां पर आपके JIB के लाइव बैच चल रहा है। वेदर यू आर इन बाइलिंगुअल और यू प्रेफर इंग्लिश, बोथ द बैचेस आर अवेलेबल। दे आर ऑल्सो अवेलेबल इन JIB महापैक और JIB प्लस बैंक प्रमोशन महापैक। आप इसमें एनरोल कर सकते हो एंड आपको एनरोल करते वक्त जो कोड यूज करना है दैट इज Y183। फॉर दिस यू विल हैव टू विजिट adda247.com। आप ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप में कोड के साथ साथ कॉइन्स का इस्तेमाल करिए जिससे आपको बेहतर डिस्काउंट मिल पाए। ठीक है, चलिए। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। इस सेशन के क्वेश्चंस को अगर आप सेव करना चाहते हैं तो